आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 12 हिंदी साहित्य व्याकरण का पार्ट 5 लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आज का हमारा प्रकरण रहेगा काव्य दोष। पूर्व की कक्षा में हमने काव्य गुण पढ़े थे और काव्य गुण पढ़ने के बाद में काव्य दोष, तो काव्य दोष की मैंने परिभाषा आपको बताई, काव्य दोष के प्रकार बताए, कितने प्रकार के काव्य दोष होते हैं। और फिर 12वीं के पाठ्यक्रम में आपका जो पाठ्यक्रम है विशेष हिंदी का, हिंदी साहित्य का, उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से काव्य दोष दिए गए हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। काव्य दोषों के अंतर्गत आज की कक्षा से पूर्व मैंने 3 काव्य दोष हैं वो पढ़ा दिए हैं और आज हमारा काव्य दोष रहेगा अक्रमत्व दोष। आप लिखेंगे 4 नंबर का काव्य दोष है अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व दोष, अक्रमत्व दोष। विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया था, पढ़ाया था उस समय भी कि हिंदी एक ऐसा विषय है कि जिसमें शब्द होता है, उस शब्द के अर्थ से ही परिभाषा का निर्माण किया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि परिभाषा है वो किस प्रकार से बनाए। अक्रमत्व, अक्रमत्व दोष। इस अक्रमत्व शब्द का अर्थ है जिसका क्रम ठीक नहीं हो, वो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। अपनी जो काव्य रचना है, काव्य रचना जब हम करते हैं तो उस काव्य के जो पद हैं उन पदों में शब्दों का क्रम ठीक से नहीं लिख पाते हैं, ठीक से लिखा हुआ नहीं होता है, तो उसमें अक्रमत्व आ जाता है, जिसके कारण काव्य का अर्थ है वो काव्य का अर्थ है वो अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है, या हम काव्य का सही भावार्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो परिभाषा लिखो, जहां पर वाक्य में किसी शब्द का, जहां पर वाक्य में किसी शब्द का क्रम अनुचित रखा गया हो, किसी शब्द का क्रम अनुचित रखा गया हो, वहाँ अक्रमत्व दोष पाया जाता है, दोष पाया जाता है। ये अपनी क्या हुई, परिभाषा हुई कि जहां पर वाक्य में किसी शब्द का क्रम अनुचित रखा गया हो वहां अक्रमत्व दोष पाया जाता हो, जिसका क्रम है वो उचित नहीं हो, वहां अक्रमत्व दोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं, विश्व में लीला निरंतर कर रहे है ना, उदाहरण है ये। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, कर रहे हैं मानवी, ठीक है।
तो देखो यहां मानवी शब्द, यहां मानवी शब्द, यहां मानवी शब्द लीला से पहले आना चाहिए था। लिखिए आप, यहां मानवी शब्द लीला से पहले आना चाहिए था। तो देखो यहां मानवी शब्द लीला से पहले आने चाहिए था, तो शब्द का क्रम अनुचित रखा गया। तो क्या होता अपना अगर इस शब्द को सही जगह लिखते तो कि विश्व में मानवी लीला, अरे विश्व में मानवी लीला निरंतर निरंतर प्रभु कर रहे हैं, ऐसा वाक्य होता है ये कि प्रभु विश्व में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं। तो ये क्रम अनुचित हो गया। ऐसे और उदाहरण, समय सबल निर्बल करत कहत मनु यह बात। देखो दूसरा उदाहरण है समय सबल निर्बल। उदाहरण दूसरा देखना, समय सबल निर्बल, समय सबल निर्बल, समय सबल निर्बल करत कहत, करत कहत, करत कहत मन हु यह बात, मन हु यह बात। विद्यार्थियों इस उदाहरण में ये देखना है आपको कि किस शब्द का क्रम अनुचित होने के कारण, किस शब्द का क्रम अनुचित होने के कारण इसमें अक्रमत्व दोष हो गया है। तो आप ये लाइन लिखने के बाद में लिखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखना आप। इस पंक्ति में यह शब्द समय सबल निर्बल करत, लिखो इस पंक्ति में यह शब्द समय सबल निर्बल करत के बाद होना चाहिए था, करत के बाद होना चाहिए था, परंतु ऐसा क्रम न रखने से यहाँ अक्रमत्व दोष आ गया है। इसके बाद में दूसरा दोष दुष्कर्मत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, जहां लोक और शास्त्र विहित कर्म का उल्लंघन हो, जहां लोक और शास्त्र विहित कर्म का, शास्त्र विहित कर्म का उल्लंघन हो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है।
पाया जाता है। जैसे देखो, नरप मोको है दीजिए, उदाहरण देखना, नरप मोको, नरप मोको है दीजिए, है दीजिए, है दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, अथवा मत गजेंद्र। उतारो आप। नरप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। मतलब इस पंक्ति का हम अर्थ करेंगे तो अर्थ क्या होगा कि राजा मुझे घोड़ा दीजिए या घोड़ा दीजिए, अरे मुझे हाथी नहीं चाहिए। दोबारा से सुना, तो नरप मोको है दीजिए, है दीजिए, अथवा मतलब इसकी जगह क्या, मत गजेंद्र, कि राजा मुझे घोड़ा दीजिए हाथी नहीं। इसका अर्थ क्या है, राजा मुझे घोड़ा दीजिए हाथी नहीं। गजेंद्र का अर्थ क्या होता है, हाथी। अब विद्यार्थियों अपनी जो एक बोलचाल की भाषा समझिए, या हम ज्यादातर क्या बोलते हैं कि हाथी घोड़ा, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्रम हाथी वाला पहले आना चाहिए, ताकि नृप मोको गजेंद्र दीजिए अथवा मत है, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ आप लिखो, क्या लिखेंगे, इस कथन में घोड़े से पहले हाथी मांगने का क्रम होना चाहिए था। इस कथन में घोड़ा मांगने, इस कथन में घोड़ा मांगने से पहले हाथी का क्रम होना चाहिए था। तो ये गलत हो गया, दुष्प्रमत्व दोष हो गया। मतलब जहां लोक और शास्त्र विहित, कि हम लोक का मतलब अपने लोक में, संसार में प्रचलित है कि ऐसा क्रम हमने लोक में बनाया है, तो ऐसा क्रम हमारे इस संसार में प्रचलित है, शास्त्र विहित, और शास्त्रों में भी ऐसा क्रम लिखा गया है। अगर इस क्रम का उल्लंघन होता है तो दुष्कर्मत्व दोष होता है। और उदाहरण आप देखना चाहिए दुष्कर्मत्व का तो देख सकते हैं, लिख लो आप, मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो। पंक्ति है, लिख करके देखना, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ मन को अंत में रखना चाहिए था, क्योंकि मन का वेग खगराज के वेग से अधिक होता है। अरे कि मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लगाए। तो ये मन को, ये तो बात है ना, मन को खगराज को वेग लजायो, तो ये उल्टा क्रम हो गया भाई। ठीक है। इसके बाद में अप्रतीत्व दोष, अप्रतीत्व दोष 6 नंबर का है। अप्रतीत्व दोष लिखे आप।
अप्रतीत्व, अप्रतीत्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले, लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में, शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर, शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीत्व दोष, हो जाता है। परिभाषा को समझना। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र विशेष में ही व्यवहार में आता है, और पारिभाषिक होने से सर्वत्र प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे अप्रतीत्व दोष कहते हैं। जैसे देखो, परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके कि लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले, मतलब लोक संसार में चलने वाले शब्द नहीं है, शास्त्रीय शब्द है, शास्त्र के शब्द हैं, ग्रंथ के शब्द हैं, उनका काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीत्व दोष हो जाता है। मतलब ऐसे शब्दों को, भाई लोक व्यवहार में तो वो शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं, लोक व्यवहार में वो शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं। कौन से शब्द? शास्त्रीय शब्द। और अपने काव्य में यदि वो शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तो अप्रतीत्व दोष होता है। मतलब हमारे वो प्रतीत होने वाले शब्द नहीं है, लेकिन काव्य में लिखे गए, इस कारण क्या हो गए? वो अप्रतीत्व दोष बन गए। उदाहरण लिखो, विस्मय यह गोदावरी। उदाहरण लिखो, विस्मय यह गोदावरी। गोदावरी नदी है ना, गोदावरी अमृत को फल देत। अमृत को फल देत। उतारे आप, विस्मय यह गोदावरी अमृत को फल देत। यहाँ वि शब्द का प्रयोग जल के लिए प्रयुक्त हुआ है और सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता है। विस्मय, तो ये शब्द किसके लिए? विस्मय यह गोदावरी, तो वही गोदावरी नदी है, तो विस्मय बताया गया है, तो वो जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जल के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। अपन कहते जल को भाई विस्मय के नाम से थोड़ी जानते हैं। अरे जल को विस्मय के नाम से नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं कि विस्मय ये गोदावरी अमृत को फल देत, तो यहाँ विस्मय का अर्थ क्या लगा रहे हैं? जल लगा रहे हैं। लेकिन ये क्या है भाई? लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। यहाँ तो लगा रहे हैं अपन, लेकिन लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। इस कारण यह शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीत्व दोष लगता है। आज ठीक है ना? अब बात समझ में आई क्या? कि विस्मय शब्द का अर्थ क्या है? जल। यहाँ पर क्या अर्थ ले रहे हैं अपन? जल, कि गोदावरी का जल है वो अमृत जैसे फल देने वाला है। लेकिन हम विस्मय शब्द लिख करके हम जल अर्थ नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अप्रतीत्व दोष है।
इसके बाद में लिखो क्लिष्ट तत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष का मतलब है कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो जाए। कैसे शब्दों का प्रयोग हो जाए? क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो जाए। लिखो जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जावे, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जावे जिसका अर्थ कठिनाई से समझ में आवे, जिसका अर्थ कठिनाई से समझ में आवे, वहाँ क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। विद्यार्थियों परिभाषा इस शब्द से ही निकालेंगे। क्लिष्टत्व दोष, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जावे जिसका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, वहां क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, सारंग ले सारंग चलो। उदाहरण देखना, सारंग है ना, सारंग ले सारंग चलो। सारंग ले सारंग चलो। हाँ, सारंग ले सारंग चलो। ठीक है। सारंग पूग्यो आय, सारंग पूग्यो आय। पूग्या का अर्थ तो होता है पहुंचना। हाँ, इसका अर्थ सुनो, सारंग ले सारंग चलो, सारंग पूग्यो आय। इसमें देखो सारंग शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है जिसका अर्थ कठिनाई से निकल रहा है। सारंग ले सारंग चलो, सारंग पूग्यो आय। इसमें जो सारंग शब्द है उसका अर्थ है वो कठिनाई से निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है? कि सारंग शब्द के कई अर्थ होते हैं। सारंग का अर्थ बादल है, मोर है, हिरण है, सरप है, बहुत सारे अर्थ है। तो सारंग ले सारंग चलो। अब बताओ कौन सा? कि सरप मोर को लेकर के चला है, कि मोर सरप को लेकर के चला है, कि हिरण मोर को लेकर के चला है। सारंग पूग्यो आए, कौन सा सारंग पूछ गया, कौन सा मोर पूछ गया, कि हिरण पूछ गया, सरप पूछ गया है, या और कोई आकर के पहुंच गया। तो इसका अर्थ है वो बड़ी कठिनाई से लग रहा है। क्लिष्टत्व दोष है, क्लिष्ट कठिनाई से अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्लिष्टत्व दोष है। एक में सुना दो, आपके समझ में आ जाए तो। खग पति पति तिये पितु वधु, जल समान वुब बैन, हंस वहाइनी रति पिता, दल समान है मौन। तो इसमें खगपति तथा वाहिनी रतिपति का अर्थ बड़ी कठिनाई से निकलने से यहाँ क्लिष्टत्व दोष है।
विद्यार्थियों लिख लो इस वाक्य में तो कि यहाँ सारंग शब्द का अर्थ कठिनता से निकल रहा है। इस वाक्य के नीचे लिखो यहाँ सारंग शब्द का अर्थ बड़ी कठिनता से निकल रहा है। और दूसरा मैंने जो सुनाया है वो एक बार फिर से सुन लेना। खगपति पति तिये पितु वधु जल सम्मान वुब बैन। दूसरी पंक्ति है इसकी, हंस वाहिनी रति पिता दल सम्मान है मौन। इसमें खगपति तथा वाहिनी रति पिता का अर्थ बड़ी कठिनाई से निकलने से क्लिष्टव दोष है। अब इसके बाद में अगला दोष पढ़ेंगे अश्लीलता दोष। अश्लीलता दोष परिभाषा लिखो, अश्लीलता दोष। अश्लीलता दोष जब काव्य में ग्रहणाजनक लज्जास्पद, जब काव्य में ग्रहणाजनक लज्जास्पद ग्रहणाजनक लज्जास्पद एवं अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एवं अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे काव्य में फूहड़पन या बद्धापन आ जाता है, उसे अश्लीलता दोष कहते हैं, उसे अश्लीलता दोष कहते हैं। परिभाषा उतारे, अश्लीलता दोष कहते हैं। जब काव्य में ग्रहणाजनक लज्जास्पद एवं अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग हो जाए, अगर ऐसे शब्द आ जाए जो बोलने नहीं जा सकते, लज्जा आ जाए, शर्म सी आए, अमंगल सूचक किसी के लिए वे शब्द क्या अमंगल में हो, क्या हो अमंगल सूचक हो, अशोभा देने वाले हो, ऐसा प्रयोग किया जाए तो ऐसा प्रयोग करने पर काव्य में क्या होगा, फूहड़पन या बद्धापन आ जाता है, वहां पर अश्लीलता दोष पाया जाता है। एक उदाहरण से समझो, लगे थूक कर चाटने, उदाहरण देखना, लगे थूक कर चाटने, लगे थूक कर चाटने, अभी अभी श्रीमान, अभी 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 श्रीमान। थोड़े यहां जगह छोड़ करके दूसरा उदाहरण और दे दूं, एक किसी का, हाँ, अभिप्रेत पद प्रियतम, अभिप्रेत पद प्रियतम, अभिप्रेत पद प्रियतम ने पाया, देखो इस वाले उदाहरण को समझना भाई, इस वाले उदाहरण को विद्यार्थियों समझना। लगे थूक कर चाटने,
लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। ये शब्द है ना, थूक कर चाटना। देखो थूक को चाटना है, अच्छा नहीं लगता भाई, थूक कर चाटना। तो यहाँ थोड़ा सा क्या ग्रहणाजनक, थूक कर चाटना है, मत बहुत अच्छा नहीं है ना, खराब लगता है, समझ रहे हैं ना। थूक कर चाटना मुहावरा भी होता है ना एक, तो उसमें भी कि थूक कर चाट गया, मतलब उसने जैसा कहा था उस बात से मुकर गया। ठीक है, तो यहाँ लिखो, इसमें थूक कर चाटना, यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें थूक कर चाटना गणनाजनक शब्द है, गणनाजनक शब्द है। और दूसरे वाक्य में लिखो, विप्रेत पद प्रियतम ने पाया। इसमें लिखो, इसमें प्रेत, ऐसा ही लिखना है। क्या लिखना है, प्रेत। इसमें प्रेत पद मर जाने का अर्थ देने से अमंगल सूचक है ना। अभी प्रेत पद प्रियतम ने पाया, मतलब ये जो ना अभिप्रेत का अर्थ क्या होता है भाई, मरना है। क्या है, मरना। तो प्रियतम ने पाया, ये कोई कहने वाली बात है क्या, गलत बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मरना, प्रेत मरना। ठीक है, अब हमारे काव्य दोषों के अंतर्गत आगे लिखो, पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष हटा दूं मैं इसको, पहले वाले को। पुनरुक्त दोष क्रम संख्या 9 हो गई शायद, हाँ देख लेना आप। पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त दोष परिभाषा लिखो पुनरुक्त दोष की। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब वही बात दूसरे शब्दों के द्वारा, जब वही बात दूसरे, सही लिखना, दूसरे शब्दों के द्वारा पुनः, दूसरे शब्दों के द्वारा पुनः कही जावे, पुनः कही जावे वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। पुनरुक्त दोष होता है। परिभाषा समझना कि जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब वही बात दूसरे शब्दों के द्वारा पुनः कही जावे, यानी एक ही बात को दोबारा से फिर से कही जावे, वहां पुनरुक्त दोष होता है। मतलब अर्थ की पुनरुक्ति हो, वही अर्थ दोबारा निकले, तो वहां पुनरुक्त दोष पाया जाता है। जैसे देखो उदाहरण, दर्श से बड़ा था रम्य, उदाहरण, दृश्य से बड़ा, दृश्य से बड़ा था रम्य, बड़ा था रम्य,
मंजू सुंदर मनोहर, मंजू सुंदर मनोहर, मनोहर। दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मनोहर। यहां देखना विद्यार्थियों, दृश्य बड़ा था, रम्य का अर्थ क्या होता है? सुंदर। मंजू का अर्थ क्या होता है? सुंदर, सुंदर। मनोहर, सुंदर, मन को हरने वाला। तो यहां लिखो, है ना, इस लाइन के नीचे लिखो, इसमें रम्य शब्द का प्रयोग, इसमें रम्य शब्द का प्रयोग, ऐसे लिखो, इसमें रम्य शब्द का प्रयोग करने के बाद उसी अर्थ के लिए मंजू, मंजू, सुंदर व मनोहर शब्दों का प्रयोग करने से दोष आ गया है। एक दूसरा उदाहरण और लिखो, सबको जानत है। उदाहरण दूसरा देखना, सब को जानत है, सब को जानत, जानत तुम्हें, सब को जानत तुम्हें, हाँ, सारे जगत जहान, सारे जगत जहान। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी एक ऐसा शब्द की पुनरुक्ति हुई है, मतलब ऐसे शब्द को फिर से लिखा गया है कि जो पूर्व में लिखा गया है और उसका भी अर्थ वही होता है और उसके बाद में लिखे गए शब्द का भी अर्थ वही होता है कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, किस तुम्हारे को सभी जानते हैं। कौन? जगत जहान, संसार में। तो यहाँ जगत लिख दिया है तो फिर जहान लिखने की क्या आवश्यकता थी? लिखो यहाँ जगत के बाद, यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप करने पर, अनावश्यक रूप से करने पर पुनरुक्त दोष है, पुनरुक्त दोष है। तो समझ में आ गया? पुनरुक्त दोष मतलब एक शब्द है वो दोबारा लिख देते हैं और उसका अर्थ जो पहले वाला प्रकट करता है वैसा ही दूसरे वाला अर्थ प्रकट करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं इतना ही, शेष जो दोष बच गए हैं वो आगे की नेक्स्ट कक्षा में होगा। नेक्स्ट कक्षा में वो दोष करवा दूंगा मैं। और विद्यार्थियों, आप ऑनलाइन कक्षाओं में बने रहें और अपने भविष्य का निर्माण करते रहें। थैंक्स यू प्यारे स्टूडेंट्स।